सो हेलो आज हम लोग एक रोड मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो कि 2024 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो, कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के थ्रू एक अपडेट में ये चीज़ बताई थी कि जो 2024 में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं क्लास 10th के, वो 15 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं और वो 10 अप्रैल तक चलेंगे। तो इसी के बेसिस पे आज मैं आप लोगों के साथ ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोगों को किस टाइप से अपनी स्टडीज़ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि जो आप लोग के 15 फेब को बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले ही आप लोगों का सिलेबस भी अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए और आप लोगों का जो रिवीजन है वो भी साइड बाय साइड अच्छी तरह चलता रहे। तो आज हम लोग इसी के ऊपर एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट में है आजकल स्टूडेंट्स। तो उनका सबसे पहला डाउट यही रहता है, क्या एनसीईआरटी हम लोगों के लिए इनफ है, हम लोगों को लाइक हम लोगों को 95 या उससे प्लस स्कोर करना है। तो एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें, तो आज से जो 5-6 साल पहले के बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे, अगर उनकी बात होती तो मैं आप लोगों से कहता कि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। बट इस टाइम पे जैसे कि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जो आप लोग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 50% तक इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों के जैसे असेसर रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं और इनकी प्रैक्टिस आप लोग एनसीईआरटी से नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है ही नहीं। तो एनसीईआरटी आप लोग एक बेसिक थ्योरी के लिए ले सकते हैं। बट अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी से हो जाएगी, तो ये चीज़ आप लोग नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोग को या तो कोई अदर बुक बाय करनी पड़ेगी या फिर आप लोग ऑनलाइन कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप लोग के 2024 एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। आप लोग को उसकी नीड सबसे ज़्यादा है, बट आप लोगों के लिए 100% वो सफिशिएंट नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं नोट्स के ऊपर। तो नोट्स में क्या होता है, क्लास 10th में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं नोट्स बनाने पे। क्या करते हैं वो लोग, मतलब जो भी उन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों को जो जो चीज़ें टीचर ने बता दी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बुक में मार्क करा दी, वो लोग वही के वही एज इट इज़ पैराग्राफ के पैराग्राफ छापने लगते हैं। जिससे क्या होता है, उन लोगों के एक ही चैप्टर का करीब आप मान लीजिए 20 से 30 पेजेस या उससे भी ज़्यादा कभी कभार पेजेस में उसके नोट्स ही बनते हैं। मतलब उन लोगों ने एक और टेक्स्ट बुक बना ली अपने लिए। तो इस टाइप से आपको नहीं करना। आप लोगों को नोट्स में फ्लो चार्ट्स का, डायग्राम्स का, पॉइंट्स का यूज़ करना है। उस वे में आप लोगों को अपने नोट्स शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में लिखने हैं, इतने कि आप लोगों को एक हिंट मिल जाए कि इस टॉपिक में क्या चीज़ बताई गई है। उसके बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर्स फ्रेम करके लिख सकते हैं। वो चीज़ आप लोगों के रिवीजन के लिए है कि जल्दी जल्दी आप लोगों को चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। उस टाइप से आप लोगों को नोट्स डिज़ाइन करने हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद जो हम लोग का थर्ड पॉइंट आता है वो आता है पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ में क्या होता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, पहले उनकी आदत रहती है कि हम लोग थ्योरी अच्छी तरह निपटा लेंगे। मतलब वो पहले नोट्स भी बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि एक बार हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज़ में जो एंड के मंथ्स होते हैं, दिसंबर, जनवरी, या फिर जो हम लोग के गैप्स रहते हैं एग्ज़ाम के, उनमें हम लोग पीवाईक्यूज़ लगा देंगे। बस यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, बिकॉज़ यही स्ट्रैटेजी एवरेज स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं ज़्यादातर। जो टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनकी उनकी मेन स्ट्रैटेजी यही रहती है कि वो लोग जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि उन लोगों ने कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, वो लोग उसी टाइम जो उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन है वहीं पे सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोगों को चैप्टर वाइज बुक में तो टॉपिक वाइज भी मिल जाता है। तो आप लोगों को जो भी आपने टॉपिक पढ़ा अच्छी तरह, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस उसी के साथ आप लोगों को लगाने हैं। उससे क्या होगा, आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि आप लोगों को कौन सा जो पोर्शन है वो चैप्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद से चैप्टर वाइज की बुक से अपने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोग बुक बाय नहीं भी करनी, तो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे सोर्सेज पे आप लोगों को जो पीडीएफ है उसके फॉर्म में ये चीज़ मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस साथ साथ सॉल्व करें, उन्हें एंड के लिए बचा के ना रखें। इसके बाद जो स्टूडेंट्स का डाउट आता है वो होता है रेफरेंस बुक को लेकर। उनका डाउट ये रहता है कि क्या हम लोग को रेफरेंस बुक बाय करनी चाहिए। तो मैं अगर पर्सनली आप लोगों को सजेशन दूँ, तो आप लोगों को रेफरेंस बुक की नीड नहीं है क्लास 10th में। क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों का सिलेबस मतलब ज़्यादा वास्ट भी नहीं है और इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अगर आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ के थ्योरी एक बार अगर यूट्यूब पे भी देखें, तो कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जिन पे आप लोगों को बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं और आप लोगों को काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं।
तो अगर आप लोगों का इन केस कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, तो आप लोग रेफरेंस बुक बाय ना करें। इन्हीं के आप लोग अच्छी तरह टॉपिक को पहले समझें, उसके बाद वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। उसके बाद अगर आप लोग को समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कोई सब्जेक्ट आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक है, या फिर कुछ केसेस में ये भी रहता है, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वो लोग ऑनलाइन मतलब पढ़ नहीं पाते, बिकॉज हर कोई ऑनलाइन अच्छी तरह फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाता, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट भी होने लगते हैं। तो उस केस में अगर आप चाहें तो अपने एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं, कोई भी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों को डिफिकल्टी आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का सिलेबस। तो आप लोग अगर क्लास 10th में हैं और 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आप लोग का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? तो अगर आप लोग अंदाजे से माने तो एंड ऑफ अक्टूबर तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अक्टूबर तक नहीं तो मैक्स टू मैक्स मिड ऑफ नवंबर तक, 15th ऑफ नवंबर तक आप लोगों का सिलेबस एक बार एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो ऐसा कंप्लीट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप लोगों ने उसकी थ्योरी थ्योरी पढ़ ली। जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट PYQs हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों का एक बार एटलीस्ट नवंबर तक, 15th ऑफ नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिकॉज यही वो टाइम होता है जब आप लोगों के स्कूल्स के प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाते हैं, और काफ़ी स्कूल्स के प्री बोर्ड एक से ज़्यादा बार भी होते हैं। तो उस केस में आप लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो गैप्स होते हैं प्री बोर्ड के, कि आप लोग नया चैप्टर पढ़ पाएँ कोई भी। और इनफैक्ट क्या होता है कि आप लोगों को जो गैप्स मिलते हैं उनमें आप लोग जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उसे भी 100% रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसमें आप लोगों को पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखना है कि उस टाइम पे ये दिक्कत ना आए। उसके बाद हम लोगों को जो रिमेनिंग टाइम है उसमें हम लोग रिवीजन पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हम लोग की सैम्पल पेपर्स। तो सैम्पल पेपर्स में आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग अभी से सॉल्व करें। सैम्पल पेपर्स आप लोग एंड के लिए बचा के रखें, जब आप लोगों का एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वरना अभी आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करके कर भी क्या लेंगे? तो आप लोगों को एटलीस्ट एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो मैंने आप लोगों को बताया नवंबर तक। और जो आप लोगों के प्री बोर्ड्स होंगे उसमें आप लोग क्या करेंगे, अपना एक एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर जो ऑफिशियल वाला है, या तो वो या कोई और सॉल्व करके आप लोग ज़रूर जाएंगे। बिकॉज सैम्पल पेपर से ही जो आप लोगों की राइटिंग हैबिट है वो इंक्रीज़ होगी, और आप लोगों को पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आप लोगों को कितना टाइम देना है, और कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो सैम्पल पेपर आप लोगों को उस केस में ज़रूर सॉल्व करने हैं। और जो आप लोग के ऑफिशियल वाले और जो आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट आप लोग 4 to 5 सैम्पल पेपर्स ईच सब्जेक्ट आप लोगों को लगाने हैं। हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 4 से 5 सैम्पल पेपर्स अलग अलग लगाने हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो और प्रिपरेशन भी 100% आप लोग की परफेक्ट रहे। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। और यही जो पॉइंट्स अगर आप लोग अच्छी तरह फॉलो करते हैं और थ्रू आउट द ईयर इन्हें अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करते हैं, तो आई गारंटी कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एंड में मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ नहीं करनी कि एक दिन आप लोगों ने 6-7 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद आप लोग पूरे हफ्ते पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप लोगों को एटलीस्ट 3 आवर्स की स्टडी पर डे करनी है। इससे आप लोगों की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और इससे आप लोगों की जो स्टडी की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, और साथ-साथ जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए उन्हें भी माइंड में ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसी टाइप के स्टडी रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। आप लोग के जो आप लोगों को कोई भी डाउट आता है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में, उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में, या आप लोगों को कोई भी स्टडी मटेरियल की कोई हेल्प चाहिए, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस पर आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।